हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। इससे पहले हमने एटम के बारे में डिटेल स्टडी ली थी, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, वो स्ट्रक्चर किन लोगों ने दी थी, उनमें क्या फेलियर था, क्या उनका सिग्निफिकेंस रहा, वो हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया। आज हम किसी भी एटम के सेंट्रल कोर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो मेनली हमने स्टडी किया था कि हाईली डेंस है, और ये कहें कि भाई उसका जो एटम का टोटल जो मास है उसका लगभग 99.9% जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल है। तो अब जो है न्यूक्लियस एक्चुअल में अभी अपने को पता चल गया कि एटम के सेंट्रल कोर को हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जो हाईली डेंस है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उस न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट क्या है। अभी तक जैसे हमने देखा कि बोर मॉडल तक हमने स्टडी किया पूरा डिटेल में, लेकिन बोर मॉडल तक अपने को न्यूक्लियस के कंटेंट के बारे में अभी तक नहीं पता था। एटम को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल रहे थे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वेयर एज द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स आर लाइज इन द सेंटर ऑफ एटम दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। बट अगर हम मास अगर न्यूक्लियस का देखें तो मास जो है, अगर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनकी काउंटिंग करके अगर हम चेक करें तो न्यूक्लियस का मास उससे लगभग डबल या उससे भी ज्यादा मिला। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा पार्टिकल क्या है। अब अलग अलग थ्योरी जो है लोगों ने दी, बहुत सारे साइंटिस्ट, किसी ने कोई थ्योरी दी, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दिया, कोई बेसिक प्रूफ नहीं था उनका। उनमें किसी ने कहा कि भाई इसमें से तो जो है इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि उसमें से एक्चुअल में उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा एक्सपेरिमेंटली कि बीटा पार्टिकल निकलता है, और बीटा पार्टिकल एक बीटा नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया उसने नोटिस किया होगा कि इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, डेफिनेटली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी उसने दी थी, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी जो है एक्चुअल में फेल होगी, क्योंकि जो एक्चुअल एनर्जी थी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की और जो न्यूक्लियस से निकलता है उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं मिली। बाद में जो है एक ये भी कंसेप्ट उठा कि इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन का तो मास बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास आप सबको पता है प्रोटॉन के मास का बहुत ही कम है। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि न्यूक्लियस में फिर एक्चुअल में है क्या। चैडविक साइंटिस्ट ने जो है बहुत डिटेल में न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया, और उन्होंने बहुत अच्छे से एक नए पार्टिकल की खोज की जिसका नाम था न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन किया कि न्यूट्रॉन एक्चुअल में जो है न्यूक्लियस के अंदर ही सरवाइव करता है, अगर न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो वो स्प्लिट अप हो जाता है। ठीक है, और किन किन पार्टिकल्स में स्प्लिट होता है वो सारी चीज हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो व्हाट एक्चुअली मीन बाय न्यूक्लियस, अब उसके बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट क्या है उन पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम एक स्ट्रक्चर को देखें, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सेंटर कोर जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। उनके अंदर एक्चुअल में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां पे क्या है, एक्चुअल में न्यूट्रॉन है। ठीक है, यहां न्यूट्रॉन है, इसके अंदर प्रोटॉन भी है, और न्यूक्लियस, इसको ओवरऑल को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। ये ओवरऑल क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस एक्चुअल में इतनी बात अपने को समझ में आ गई, हाईली डेंस है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, इसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब हम एक्चुअल में मानते हैं कि इसकी डेंसिटी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इतनी सी बात अपने को समझ आ गई कि न्यूक्लियस में कंटेंट क्या है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलकर के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इनके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब यहां पे इसके अंदर प्रोटॉन है, और इसके अलावा क्या है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों को मिलकर के हम न्यूक्लियॉन्स बोलते होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टाइटली बाउंडेड है, बहुत टाइटली बाउंडेड है, मतलब इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है।
तो मेनली जो न्यूक्लियॉन्स है, डजंट मैटर कि वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच हम बात कर रहे हैं या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इनके बीच में एक्ट करता है। अब ये न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, सेंटर से नहीं एक्ट करता, नॉन सेंट्रल फोर्स है ये, रिपल्सिव नेचर नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर होता है। अगर हम बात करें दुनिया के अंदर या फिर यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की, तो न्यूक्लियर फोर्स ही है डेफिनेटली। तो इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग जो है इनके बीच में, जो इनके एक बीच में कह सकते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है, और उस न्यूक्लियर फोर्स की मैंने आपको बताया कि वो रिपल्सिव नेचर नहीं होता। अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली रेसिप्रोकल होता है 10⁻⁷ 9, इसके रेसिप्रोकल में चलता है डिस्टेंस के। तो जो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है वो बहुत ही कम होती है, वो लगभग न्यूक्लियस को ही कवर कर पाती है। और न्यूक्लियस का साइज हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर लिया था कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड होता है, 1 फेक्टोमीटर के अराउंड इसकी साइज होती है न्यूक्लियस की। अब इसका जो रेंज है न्यूक्लियर फोर्स का वो इससे भी कम मान सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं। अगर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता तो यूनिवर्स पॉसिबल ही नहीं था बनना। अब जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज बहुत कम है, लेकिन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, अट्रैक्टिव नेचर है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 7 या फिर इनवर्सली r⁻⁹ हम कह सकते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो फोर है, न्यूक्लियर फोर्स जो है, इसमें बाकी जो फोर्सेस थे, जैसे आपने स्टडी किया था मीडियम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फोर्स भी हमने देखा मीडियम पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता। डजंट मैटर, चार्ज पे भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अपने को पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इनके बीच में डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन जरूर होगी, ठीक है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है न्यूक्लियर फोर्स से भी ज्यादा हो जाए। तो न्यूक्लियर फोर्स इनके बीच में जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो इससे कई गुना ज्यादा है, मतलब लगभग आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो 10⁻36 टाइम स्ट्रोंगर आप अप्रोक्स में मान सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स से इतना गुना जो है ज्यादा है कौन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा, इतने लगभग इतने टाइम्स आप मान सकते हो। तो वेल न्यूक्लियस के बारे में अपने को इतना रफ आइडिया एक मिल गया। अब न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। बहुत सारी थ्योरी दी गई बट हम थ्योरी को डिस्कस नहीं करने वाले, हम सिंपली जा रहे हैं कि न्यूट्रॉन एक्चुअल में है क्या। तो देखिए न्यूट्रॉन के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। न्यूट्रॉन बेसिकली सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर सर्वाइव कर सकता है। चैडविक ने ये कहा कि अगर ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आएगा देन इट विल बी स्प्लिट अप इनटू प्रोटॉन एंड ए बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे ये प्रोटॉन है, H11 प्रोटियम इसको बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और ये इसका मास नंबर है। तो ये एक प्रोटॉन है एक हमारा एक किस्म से, और ये इलेक्ट्रॉन है। बीटा नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, बीटा नेगेटिव। अल्फा पार्टिकल के बारे में आपने डिटेल में स्टडी कर लिया, अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। इसका 2 पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन हमने इसके निकाल दिए, तो क्या रह गया, सिर्फ इसके अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज रह गया, यानी न्यूक्लियस रह गया सिर्फ, और वो अल्फा पार्टिकल होता है। ऐसे ही बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव की जब भी बात होती है, बीटा नेगेटिव का मास 0 है, चार्ज -1, यानी हम इसको इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है। गामा पार्टिकल भी सुना होगा, गामा पार्टिकल का चार्ज मास दोनों 0 होता है। ये एक किस्म से ईएम वेव है, ये हाई एनर्जेटिक पावर ईएम वेव्स हैं ये, ठीक है। इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है, क्योंकि ये मास में सबसे ज्यादा है, इसका मास सबसे ज्यादा है, इसका मास न के बराबर है। इसको पढ़ते क्यों है जब इसका चार्ज भी 0 है, मास भी 0 है। गामा पार्टिकल को फिर स्टडी करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये जो गामा पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने में सक्षम होते हैं, इसीलिए अपने को इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो न्यूट्रॉन मैंने आपको कहा कि स्प्लिट अप हो रहा है किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब भी बीटा नेगेटिव निकलेगा तो एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो ये चीज मैंने लिखा है, ये क्या है, एंटी न्यूट्रिनो है।
एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, इसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलेंगे। और ये बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव, एक बीटा पॉजिटिव भी होता है, बीटा पॉजिटिव ये भी होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन के ही भाई को मान सकते हैं। ये पॉजिट्रॉन है, इसको हम पॉजिट्रॉन बोलेंगे। बेटा ध्यान से समझो, ये चीज हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नई लग रही हो। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है। प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, तो उसमें +1 चार्ज है, तो एक मास भी है उसमें। लेकिन पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर चार्ज तो है लेकिन मास 0 हम लेके चल रहे हैं, तो ये पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बराबर मास मान सकते हो इसको, लेकिन चार्ज जो है वो कितना है, इसमें प्लस का है और इलेक्ट्रॉन में माइनस का होता है। ये जो मास मैं ले रहा हूं ये किस में है, एटॉमिक मास यूनिट में, AMU में, केजी में नहीं है। केजी में इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसीडर करते हैं, आपको पता है कितना होता है, 9.1 into 10⁻⁻31 केजी, ठीक है। एक न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर इसके मौजूद होने से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता ही नहीं है, न्यूट्रल फोर्स है, न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं करता। मास इसका 1.675 into 10⁻⁻27 kg है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसका 1/2 h/2 पाई जूल सेकंड। मैग्नेटिक मोमेंट ये फिक्स है वैल्यू, ये आपको वैसे याद रखनी है, 9.57 into 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। इसकी हाफ लाइफ इसकी सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट है। 12 मिनट के अंदर इसमें हाफ न्यूक्लियॉन्स जो है या कहीं हाफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डीके हो जाते हैं, ठीक है। रेडियोएक्टिविटी के अंदर हम स्टडी करेंगे हाफ लाइफ का मतलब क्या है। पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हाई है। दो तरह के होते हैं, स्लो न्यूट्रॉन और फास्ट न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन का एक और नाम यहां पे मैंने दिया थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, एक्चुअल में हम थर्मल न्यूट्रॉन के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। थर्मल न्यूट्रॉन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है। एक्चुअल में इसकी जो एनर्जी होती है, जब भी न्यूट्रॉन अपने को होगा उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उस एनर्जी को हम कम करते हैं, क्योंकि जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियर रिएक्शन करवा सकता है, न्यूक्लियस को स्प्लिट अप कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम जो भी यूरेनियम लेते हैं फ्यूल के तौर पे, उस फ्यूल के लिए यूरेनियम 235 के ऊपर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हम हिट करवाते हैं, जिसको हम थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। इसकी काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लो ये न्यूट्रॉन आ रहा है, इस न्यूट्रॉन को हम किसमें से पास करते हैं, ये मान लो मैंने कोई मटेरियल यहां पे ले लिया, इस मटेरियल के अंदर से पास करेंगे, जिसको हम मॉडरेटर बोलेंगे। ये मॉडरेटर क्या करेगा, इसमें से जैसे ही ये न्यूट्रॉन निकलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी स्लो हो जाएगी, मॉडरेटर के पार्टिकल्स के साथ में टकरा करके इसकी एनर्जी जो है कम हो जाती है, और ये काइनेटिक एनर्जी इसकी लगभग इतनी रह जाती है। इस काइनेटिक एनर्जी से अगर ये न्यूट्रॉन जाकर के किसी यूरेनियम 235 235 के साथ में हिटअप करेगा, तो ये स्प्लिट अप करता है बेरियम और क्रिप्टॉन को, और प्लस में साथ में ये कह सकते हैं 3 नए न्यूट्रॉन्स जो है एमिट होते हैं, ठीक है। 3 नए न्यूट्रॉन एमिट होते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर खास करके ये रिएक्शन अपने को देखने को मिलेगी। सो वेल, न्यूट्रॉन के बारे में भी अपने को अब वो डिटेल में पता चल गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, बहुत अच्छे से सबको आते भी होते हैं। मेनली हम बात कर रहे हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं, अगर मैं आइसोटोप्स के बारे में कहूं तो वो सारे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। मैंने क्या बोला है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन हम अगर बात करें उनका एटॉमिक मास, तो वो एटॉमिक मास डिफरेंट है।
आइसोबार। अब देखो आइसोटॉप्स में मैंने ये लिख भी रखा, देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 1 और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, इसमें मास नंबर अगर आप देखोगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इसका मास सबसे ज्यादा है डेफिनेटली। ये आइसोटॉप तीनों अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे हैवी जो है वो ट्राइटियम है। इसको प्रोटियम, ड्यूट्रॉन और इसको ट्राइटियम हम बोल सकते हैं। ऐसे ही यूरेनियम में ले रखा है, यूरेनियम 292 235 235 इसका मास है, इसका 238 है, 237 भी होता है। तो ये बेसिकली आपस में क्या है, आइसोटोप है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये आइसोटोप हो गए। इसी तरीके से आइसोबार, आइसोबार हम किनको बोलते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम है। यहां पे अब क्या है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहां पे क्या था, सेम एलिमेंट के न्यूक्लियाई थे। यहां सेम एलिमेंट, आइसोटोप की हम बात करें तो सेम एलिमेंट के वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर तो डेफिनेटली सेम होगा लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। आइसोबार में क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के कुछ ऐसे न्यूक्लियाई, डिफरेंट एलिमेंट होगा तो डेफिनेटली उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। उनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अलग अलग होंगे। सो डिफरेंट हम ये कहेंगे कि उनका एटॉमिक नंबर है लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है वो सेम है, इसीलिए इनको हम आइसोबार बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने H13 ले रखा है तो हीलियम 23 ले रखा है। इनका एटॉमिक नंबर आप देखोगे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसका एटॉमिक मास यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सिमिलर वे में कार्बन 614 है तो यहाँ नाइट्रोजन 714 है। इसका जो एटॉमिक नंबर है 6 है, इसका 7 है, डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम है। तो जो हमें पता है ये आइसोबार की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से आइसोटोन। अब आइसोटोन क्या होता है, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियाई, डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे न्यूक्लियाई जिनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो इक्वल हो, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। यानी those nuclei which have same number of न्यूट्रॉन्स, यानी जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, उन न्यूक्लियाई को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। आइसोटोन न्यूट्रॉन, ठीक है, ये देखिए 4 और ये 9, यहां पे एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। डिफरेंस अगर देखोगे 9 - 4 यानी कितना आ गया, 5। यहाँ पे 10 और यहाँ 5, बोरोन में 5 एटॉमिक नंबर और उसका मास 10 है। डिफरेंस देखोगे 5 है, तो इसमें भी 5 न्यूट्रॉन, इसमें भी 5 न्यूट्रॉन, तो ये आपस में क्या है, आइसोटोन हो गए। इसमें 6 13 है, 13 - 6 कितना हो गया, 7, और यहाँ 14 - 7 तो ये भी 7। नाइट्रोजन 7 14 में आप डिफरेंस देखोगे तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 7 इसमें है और 7 ही इसमें, तो ये भी आपस में क्या है, आइसोटोन है। ठीक है, थोड़ा सा एक डिटेल थोड़ा सा और दे देता हूं, जैसे किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन। मान लो मेरे पास में कोई एटम है, उसको एक्स एटम को मैंने, उसका जेड जो है एटॉमिक नंबर हो गया, उसका मास नंबर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये एटम के अंदर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जेड जो है यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी है, याद रखिए एटॉमिक नंबर भी है, इक्वल टू, इसी को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, इसी को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए, बाद में जब मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो फिर उनको कंफ्यूजन होता है। सो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है। ए क्या है, जिसको हम बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, ये मास नंबर है।
लगभग मास नंबर जो है, अगर आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर हमने 99.9% जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा था एटम का, तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियस का मास है उसी को हम मास नंबर कह सकते हैं, उसका जो मास होगा वही, ठीक है। इसी तरीके से a माइनस जेड अगर हम कर दें तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंपेयर करें, मास की अगर हम बात करें, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 इंटू 10⁻⁴, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg हमने स्टडी किया था। प्रोटॉन का जो मास है उसको आपने लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कई गुना ज्यादा है, ठीक है। कई बार ऐसे भी आपको एएमयू में लिखा मिलता है, प्रोटॉन का जो मास है वो, या ये ऐसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के मास को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 1840 अराउंड, लगभग, ठीक है, एएमयू में लिख देते हैं। ऐसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमें लिखना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन अभी 1.675 लगभग इतना आता है, और 10⁻⁻27 kg ही होता है। इसी को ही हम लगभग 1 AMU भी बोलते हैं, 1 एटमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 एटमिक मास यूनिट का मतलब ये होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 612, ठीक है। इसको 1 AMU बोला जाता है। तो ये सारी चीज अपने को पता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने को पता है नेगेटिव होता है, इसका उतना ही पॉजिटिव होता है, और ये चार्ज कितना होता है ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में अच्छे से पढ़ रखा है, इसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इसमें आपने अच्छे से स्टडी कर लिया कि Z का मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A जो है मास नंबर है। मास नंबर अगर हम एक न्यूक्लियस के अंदर, अगर मैंने ये कह दिया कि एक न्यूक्लियस है, इसी के न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, इसके अंदर प्रोटॉन की काउंटिंग अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा Z के बराबर होगा, तो प्रोटॉन इसके अंदर Z है। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप लिखोगे न्यूट्रॉन इसके हो जाएंगे A माइनस जेड। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट सेम है, तो हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास को लगभग हम इक्वल लिख लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू m। तो जो मास नंबर है दैट इज इक्वल्स टू एक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसमें न्यूक्लियॉन्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इतना है, तो मास नंबर यानी m इंटू ए जो है इसका टोटल मास हो जाएगा ये, ठीक है। एक न्यूक्लियॉन का मास m और a से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि a क्या है, मास नंबर कह दो या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे कैलकुलेट किया गया। साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करने के लिए प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंटली जब हमने चेक किया, experimentally found that the volume of any nucleus, कोई भी न्यूक्लियस हो, वॉल्यूम ऑफ एनी न्यूक्लियस is directly proportional to its
मास नंबर, यानी उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या ये कहें कि वॉल्यूम, जैसे मान लो स्फेरिकल शेप होगी, डेफिनेटली उसकी कुछ आर रेडियस मैंने कंसीडर कर दी, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर हम कह रहे हैं। एंड वॉल्यूम होगा कितना, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। या फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हैं, सिंपली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to A, और R is directly proportional to the cube root of ये, ठीक है। और simply we can say that R is equals to R naught A raised to the power 1/3। इतनी रेडियस किसी भी न्यूक्लियस की होती है, इतनी रेडियस किसी भी न्यूक्लियस की होती है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ऐसी कोई हाई चीज हम नहीं स्टडी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये चीज जो है, मैंने इससे डेंसिटी भी हम कैलकुलेट करेंगे। जो आर नोट मैंने लिया है, इसकी वैल्यू है, आर नोट यहाँ कांस्टेंट जो लिया है, इसकी वैल्यू आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आर नोट इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी में होगा डेफिनेटली, क्योंकि रेडियस फर्मी में ही आती है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस कई बार क्वेश्चन जो है ऐसे दे दिए जाते हैं, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। कोई एलिमेंट है, उसकी रेडियस, एटम की रेडियस, दूसरे एटम की रेडियस R2 है, इनका रेशियो हम लिख सकते हैं A1/A2 और उसका क्यूब रूट। इस तरह के क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस तो अपने को पता चल गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस तो अपने को इस फॉर्मूले से पता चल गया, यानी रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है। हम बात करते हैं अब इसकी डेंसिटी की। किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, आप लिखोगे मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और ये मास आपको पता है किसके बराबर है, अभी मैंने बताया था कि एक न्यूक्लियन का मास और नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए। वॉल्यूम आपने लिखा कितना, यहां पे वॉल्यूम लिखा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। सो डेंसिटी जो है हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 3ma ओवर 4 पाई, आर की वैल्यू आपने लिखा था आर नोट क्यूब हो जाएगा, आर नोट क्यूब, और ए जो है क्यूब रूट में था तो ए आ जाएगा। सो वेल यहां से ए तो कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हुआ, ठीक है। हमारे पास बचा क्या है, जो चीज बचा वो सारा कांस्टेंट है। सो डेंसिटी जो है 3m बाई 4 पाई आर नोट क्यूब, ये आ गया। और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू फिक्स है, चाहे कोई भी न्यूक्लियस आप बात कर लीजिए, किसी भी न्यूक्लियस की हम बात करें, उसका जो डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो डेंसिटीज के रेशियो अगर हम दो अलग अलग न्यूक्लियाई के, अलग अलग एलिमेंट के न्यूक्लियाई के रेशियो को कंपेयर करेंगे तो वो 1:1 ही मिलेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली आपको लिखना है इसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो वो होती है 2.38, यानी ये लगभग आएगा 2.38 इंटू 10⁻⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो रफ आइडिया प्लस का है, सॉरी,
10⁻17 देखो किस ऑर्डर में जा रहा है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, यानी कहने का मतलब एक हमारे मार्कर के बराबर या फिर कोई टेस्ट ट्यूब जो होती है, टेस्ट ट्यूब अगर हम प्योरली न्यूक्लियस से फिलअप कर दे तो उसका वेट अर्थ के वेट से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के साइज के बारे में, उसकी डेंसिटी के बारे में अपने को पता चल गया। न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो मोस्टली 3 फैक्टर हम यहां पे लेके चल रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें हम सबसे मेनली डिस्कस करने वाले हैं 3 फैक्टर। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, जिस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर इक्वल टू 1 है, उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, और अगर मान लो इससे कम रहता है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर कम रहता है तो बेसिकली उसका जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाता है, उसका स्टेबिलिटी कम मिलेगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जितना ज्यादा आप सेट करोगे उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है बेस्ट रहेगी। अगर आप देखोगे तो कुछ ग्राफ अगर हम बना के देखें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो का, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, जिसमें Z इज इक्वल टू हम n कह सकते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको और भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ये 3 फैक्टर मैंने अभी बताए हैं लेकिन इनको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये जिस न्यूक्लियस का जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और ऐसा ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि इवन ऑड नंबर ऑफ Z एंड N, Z क्या है हमारा मास नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर Z जो है इवन है और N भी इवन है, तो ऐसे हमें लगभग 60% न्यूक्लियाई ऐसे मिले जो स्टेबल थे। ठीक है, अब इसका बेसिक रीजन अभी तक कुछ पता नहीं है। अगर Z इवन है या N ओड है, या फिर Z जो है ओड नंबर है और N इवन है, ऐसे भी कुछ न्यूक्लियाई मिले वो स्टेबल थे। लेकिन बहुत ही कम जिसमें एक है कि Z भी ओड नंबर है और N भी ओड नंबर है, ऐसे बहुत ही कम 1-2 न्यूक्लियाई जो है हमें ऐसा मिला जो स्टेबल मिला, बाकी सारे के सारे अनस्टेबल थे। यानी जिसमें ये हो गया हाइड्रोजन का ड्यूट्रॉन, लिथियम 3,6, नाइट्रोजन 7,14, ये न्यूक्लियस ऐसे थे जिनमें Z की वैल्यू जो है ओड है और N की वैल्यू भी ओड है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स हैं जो मेनली जिस पे हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। सो आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये न्यूक्लियस के बेसिक हमने स्टडी कर लिया। यहां से कोई एक आध क्वेश्चन आपका बनता होगा तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, फिर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बने रहिए एग्जाम हट टीम के साथ में और दुआ करते हैं आप इसी तरीके से लगे रहें। जय हिंद।